तो आज का हमारा टॉपिक है, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th का सेकंड चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर, यानी कि जितना भी मैटर हमने अभी तक सॉलिड, लिक्विड, गैस या इसके अलावा जो भी मैटर, जितने भी सब्सटेंस आते हैं, मैटर होता है क्या बेसिकली, जो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, ठीक है, जिसका अपना खुद का मास होता है, तो वो जितना भी प्रेजेंट है वो सारा का सारा प्योर है या नहीं है, और होता है तो उसका क्या नाम है, नहीं होता उसकी प्रॉपर्टीज या वो सब डिस्कस करेंगे। तो देखो, सबसे पहले मैटर को हम कैटेगराइज करते हैं अलग तरीके से, जिस तरीके से कैटेगराइज करेंगे उसी तरीके से आगे उसको पढ़ते रहेंगे, चैप्टर एक साथ कंप्लीट भी हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो देखो, सबसे पहली बात करें तो मैटर से ही शुरू करते हैं। मैटर है, अब मैटर में दो प्रकार है। देखो, प्योर की बात हुई है ना, एक हम प्योर की बात करेंगे, ठीक है, और एक होगा इम्प्योर। प्योर में देखा जाए तो कौन कौन से आते हैं, देखो प्योर में आते हैं हमारे एलिमेंट्स, एलिमेंट्स आ गए हमारे प्योर में। दूसरा, कंपाउंड्स भी प्योर में ही आते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। इम्प्योर में क्या आता है, इम्प्योर में आते हैं जो प्योर नहीं है, यानी कि जो मिक्सचर है, दो या दो से अलग अलग चीज़ों से मिलके बने, ठीक है, वो इम्प्योर में आते हैं। तो ये होते हैं मिक्सचर, ठीक है। अब मिक्सचर के भी आगे टाइप हैं, क्योंकि देखो ये तो सेपरेट नहीं किया सकते, अगर ये प्योर है, प्योर चीज़ को हम सेपरेट करेंगे तो भी वो प्योर ही बनेगी आगे, लेकिन ये मिक्सचर है तो इनको सेपरेट किया जा सकता है, ठीक है। तो मिक्सचर दो टाइप के होते हैं, पहला होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब होमोजेनियस में कौन सा मिक्सचर आता है, उसका नाम है हमारा ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन। और हेट्रोजेनियस में दो आते हैं, एक सस्पेंशन और दूसरा कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन। इस पूरे ग्राफ को हमें सही से पढ़ना पड़ेगा, तभी हमें समझ में आया कि देखो पहले से ही हमने काफ़ी कुछ देख लिया, इसमें एलिमेंट्स भी हैं, कंपाउंड भी है, और मिक्सचर में कौन कौन से हैं, और फिर होमोजेनियस में कौन से आते हैं, हेट्रोजेनियस में कौन से आते हैं, ठीक है, वो हमने सारे यहाँ पे लिख लिए। अब एक एक करके इनको पढ़ना शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले किसकी बात करें, अगर बात करें प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट्स की, देखो एक एक करके हम प्योर और इम्प्योर में पहले प्योर को कंप्लीट करते हैं। एलिमेंट्स की बात करें, अगर इसकी बात करें, ठीक है, यहाँ पे मैं पहला पॉइंट बना रहा हूँ हमारा एलिमेंट्स का, एलिमेंट्स। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है, सिंपल सी प्रॉपर्टी है कि मतलब ना इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे कि कांट बी सेपरेट विद फिजिकली लिख सकते हैं, विद फिजिकली नहीं, सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस, यानी कि कैसे भी हम फिजिकल प्रोसेस करें ना तो हम इनको सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। एलिमेंट्स का क्या है, कांट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस। अब इसका एग्जांपल क्या है, देखो एग्जांपल की अगर बात करें, सिंपल से हम कोई भी अपना एक एलिमेंट उठा सकते हैं, 118 एलिमेंट होते हैं हमारे, ठीक है। तो एक मैं कोई भी एलिमेंट उठा रहा हूँ, जैसे कि मान लो O2 है, O2 को हम सेपरेट नहीं कर सकते। देखो, करने को तो मैं इसको बोल सकता हूँ O और O का ये मिक्सचर है एक तरीके से, दो O, पर अगर इसको सेपरेट करेंगे तब भी ये प्योर ऑक्सीजन है, ये भी प्योर ऑक्सीजन है, ठीक है, यानी कि सेपरेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके अंदर कोई दूसरी इम्प्योरिटी है ही नहीं। सेपरेट तो उनको करा जाएगा जो मान लो जैसे एक साफ चीज में कोई गंदी चीज है, या फिर कोई दोनों ही बढ़िया चीज है अपनी अपनी जगह पर, अलग अलग है, ये तो सेम है, सेम चीज को सेपरेट नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो एलिमेंट्स तो कभी भी सेपरेट नहीं हो सकते। तो ये हमारे प्योर में, देखो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी मैंने तुम्हें बता दी कि फिजिकल प्रोसेस से हम इनको सेपरेट नहीं कर सकते। फिजिकल क्या है, केमिकल प्रोसेस भी करेंगे ना, तभी एलिमेंट्स को तो सेपरेट नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब आते हैं दूसरे पे, इसमें हमने एलिमेंट देख लिया, कंपाउंड की बात करते हैं, नंबर 2 कंपाउंड। कंपाउंड, अब कंपाउंड की क्या प्रॉपर्टी है, कंपाउंड का भी सेम यही सीन है। इसमें क्या है कि कांट बी सेपरेट बाय फिजिकल प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस, बट separated by chemical process। अब देखो इसका क्या मतलब है, कंपाउंड वो होते हैं जैसे कि जो दो एलिमेंट से मिलके बने हैं, जैसे कि कोई सा भी एलिमेंट मान लो H2 हो गया, H2 हमारा क्या होता है, वाटर का मॉलिक्यूल है, H2 और O, इसमें एक हाइड्रोजन है और एक वाटर है,
तो कंपाउंड तो है ये, पर इसको फिजिकली तो अलग नहीं कह सकते। जैसे कि मान लो कि तुम्हारे पास पानी है, ठीक है, उस पानी को तुम कितना भी काट लो, कितना बीच से कर लो, हर बार वो पानी उसी फॉर्म में रहेगा जिसमें H के मॉलिक्यूल 2 है, O का मॉलिक्यूल 1 है। चाहे उसकी ड्रॉप इतनी छोटी सी भी कर दोगे तब भी वो तो उसका जो क्या बोलते हैं प्रोपोर्शन है वो हमेशा सेम ही रहेगा, बराबर, ठीक है। तो केमिकली तो सेपरेट नहीं किया, फिजिकली तो सेपरेट नहीं कर सकते, कि केमिकली हम इसको इस तरीके से सेपरेट कर देते हैं, रिएक्शंस होती हैं हमारे पास जिनसे ना ये अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो फिजिकली तो पॉसिबल नहीं है, इसमें भी मैंने यहाँ पे लिखा है कांट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस बट सेपरेट केमिकल प्रोसेस से हम कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया कंपाउंड। अब बात करते हैं मिक्सचर की, कि मिक्सचर क्या है, ठीक है। मिक्सचर यही लिख देता हूँ मैं, नंबर 3 मिक्सचर। अब मिक्सचर इम्प्योर होता है, पहली बात तो मिक्सचर होता है कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस, यानी कि इसको हम फिजिकल प्रोसेस से भी सेपरेट कर सकते हैं, फिजिकल प्रोसेस। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूं, यहाँ पे एक सोल्ट है, ठीक है, ये इसी के अंदर है मिक्सचर के। सोल्ट को अगर मान लो हम सोल्ट और वाटर को ऐड कर दें और हम उसको बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर दें, ठीक है, मिक्स कर दिया हमने। अब इनका क्या किया हमने, एक मिक्सचर फॉर्म कर लिया, मिक्सचर, क्योंकि अब नमक वाला पानी बन गया, ठीक है। तो क्या हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते? देखो केमिकली तो इजी है, केमिकली तो करना आसान होता है, क्या फिजिकली भी नहीं कर सकते कि मतलब बिना केमिकल्स के सहारा लिए हम इसको अलग कर सकते हैं? तो कर सकते हैं। अगर मैं सिर्फ इसको हीट कर दूँ, ट्राइंगल का मतलब हीट होता है, हीट कर देते तो क्या होगा, पानी सारा निकल जाएगा, तो जो जितना भी सोल्ट है वो हमारे कंटेनर में बचा रह जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या होता है, हम लोग आराम से फिजिकली भी सेपरेट कर सकते हैं ये मिक्सचर को, लेकिन इन दोनों को सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है। इसको तो किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं है, एलिमेंट्स को, कंपाउंड को पॉसिबल है, पर केमिकल से फिजिकल किसी भी तरीके से करेंगे तो नहीं होगा। और मिक्सचर की बात करें तो इसको तो फिजिकली भी आराम से कर सकते हैं, केमिकली की तो बात ही नहीं है, क्योंकि फिजिकल करेंगे तो भी काम हो जाएगा हम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने क्या पढ़ लिया, मिक्सचर के बारे में पढ़ लिया, कंपाउंड के बारे में और एलिमेंट के बारे में। अब हम आगे जो डिस्कस करेंगे उसमें आएगा होमोजेनियस मिक्सचर, हेटेरोजेनियस मिक्सचर, ये सॉल्यूशन वगैरह जो इससे रिलेटेड है चैप्टर में, उस पे आते हैं, ठीक है। हम आते हैं आगे, देखो हमने इतना पढ़ लिया था, अब हम पढ़ेंगे होमोजेनियस मिक्सचर, हेटेरोजेनियस मिक्सचर। इसमें हमने सॉल्यूशंस के बारे में भी सीधे ही पढ़ लिया, मतलब जो जो मैंने उसमें टेबल में तुम्हें बताया था ना, ठीक है, वो सारा का सारा इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जो बचे चैप्टर उसको आगे देखेंगे, ठीक है। तो होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, देखो होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, ऐसे ही बताया तो मैं तुम्हें, जिसमें क्या मिक्स करने के बाद हम उसको सेपरेट ना कर सकें, इतना ट्रू लगेगा सॉल्यूशन। होमोजेनियस मिक्सचर वैसे भी ट्रू सॉल्यूशन आता है, मैंने तुम्हें बताया था, इतना ट्रू लगेगा सॉल्यूशन कि तुम देख के भी नहीं बता सकते कि उसमें कुछ मिक्स कर रखा है। जैसे कि नमक में हम क्या बोलते हैं, पानी डाल दें या फिर चीनी में पानी डालें, उसको हम घोल दें, अच्छे से घोल दें, तो जब वो चीनी गायब ही हो जाती है, ठीक है, तो पता कैसे चलेगा कि इस पानी में कभी चीनी डाली थी, ठीक है। इतना ट्रू सॉल्यूशन है, जैसे पहले पानी था सिंपल, तो वो मिक्स होने के बाद भी वैसे ही रहता है, तो उसको ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, इक्वल proportion of solute and solvent throughout the solution, throughout the solution, यानी कि सॉल्यूशन को इस तरीके से, मतलब जो होमोजेनियस मिक्सचर वो है कि इस तरीके से उसको हमने मिक्स कर रखा है कि उसका जो प्रोपोर्शन है ना वो इक्वल अमाउंट में है। अब इक्वल अमाउंट में तुम्हें समझाने के लिए देखो एक छोटा सा एग्जांपल दूं, जैसे कि मान लो हमारे पास 100 चीनी के दाने हैं, ये 100 ग्राम के हिसाब से चलते हैं, और ये पानी को भी ग्राम के हिसाब से करते हैं, 1000 ग्राम पानी है, ठीक है, ये शुगर है और ये वाटर है, इसको हमने मिक्स किया, तो इसका प्रोपोर्शन क्या बनेगा, एग्जैक्टली 1/10, यानी कि हर, अगर अच्छे से मिक्स करने के बाद हर 10 पानी की बूंद में एक चीनी का कण घुला हुआ होगा, हर जगह बराबर मीठा होगा, चाहे मैं चम्मच कहीं से भी डाल के पानी निकालूं सॉल्यूशन में से, वो बिल्कुल बराबर रहता है, तो उसको हम बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। हेटेरोजेनियस में क्या होता है, सेम ही डेफिनेशन है, बस यहाँ पे अनइक्वल आ जाएगा, अनइक्वल, अनइक्वल की स्पेलिंग सही है ना, हाँ ठीक, अनइक्वल प्रोपोर्शन ऑफ सोल्यूट एंड solvent throughout the solution, यानी क्वांटिटी डिफर हो सकती है। जैसे कि मान लो एग्जांपल के लिए कि यहाँ पे एक कंटेनर या बीकर या कुछ भी हमने ले रखा है, ठीक है, इसमें हमने क्या किया, पानी डाल रखा है यहाँ पे। अब मान लो यहाँ पे पानी है, ठीक है, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने मिट्टी डाली, इसमें यहाँ पे इस अमाउंट में यहाँ पे ना इस हिस्से पे सैंड पड़ी हुई है,
यानी कि मिट्टी पड़ी है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, नमक डाला या चीनी डाला था तो घुल जाएगी और टेस्ट देती रहेगी बराबर, ठीक है। अब मिट्टी पड़ी है, मैंने उसको घोल दिया, मैं घोल रहा हूँ काफ़ी देर हो गई, 1 घंटे बाद भी अगर मैं इसको घोल के छोड़ दूंगा ना, और फिर ये जब मिट्टी का क्या है, ये उससे अटैच नहीं होती अच्छे से, सोल्यूबल नहीं है वाटर में, तो फिर से नीचे सेटल हो जाएगी। अब नीचे सेटल हो जाएगी, अब मान लो मैं कहीं से भी चम्मच उठा के निकाल रहा हूँ तो ऊपर तो मुझे ऐसी जगह मिलेगी जहाँ पे मिट्टी कम पानी ज़्यादा, नीचे से चम्मच निकाल के कर रहा हूँ तो वहाँ पे मिट्टी ज़्यादा पानी कम। तो फिर ये क्या है, इसमें अनइक्वल प्रोपोर्शन है, मतलब बराबर नहीं है। जैसे इसमें है, इसमें 1/10 हर बार आएगा, इसमें अलग भी आ सकता है, कभी मिट्टी ज़्यादा कभी पानी ज़्यादा, ठीक है। तो ये तो हो गया होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर के एग्जाम्पल ट्रू सोल्यूशन हो गए हमारे, जितने भी सारे ट्रू सोल्यूशन है, ठीक है, वो सारे होमोजेनियस के एग्जाम्पल है। हेटेरोजेनियस में क्या है, कोलाइडल भी आ सकता है, कोलाइडल भी और सस्पेंशन भी, और इनके बारे में अब आगे पढ़ते हैं, इनके बारे में। ये तीनों सोल्यूशन है, ठीक है। इसको एग्जाम्पल मान के चलना कि चलो मैं लास्ट में एग्जाम्पल तो तुम्हें दूंगा, ठीक है। तो उस हिसाब से कि नमक और पानी वाला सोल्यूशन है, ठीक है, कोलाइडल थोड़ा सा गंदा है, ये बहुत ज़्यादा गंदा है, इस तरीके से मान के चलेंगे, ठीक है। तो इनके बारे में सारी चीज़ देखें कि पार्टिकल का साइज़ क्या होता है, मिक्स होने के बाद है ये, ऐसा नहीं कि मिक्स होने से पहले। अब मान लो कि चीनी डाली मैंने, ठीक है, चीनी पानी में डाली, अब चीनी बड़ी होती है, चीनी को अगर हम mm में कैलकुलेट करें तो mm में दिख जाएगी, 2 mm का 2 mm 3 mm के एक चीनी का टुकड़ा होता है, ठीक है। लेकिन सोल्यूशन के बाद कितना उसका साइज़ होगा, अपीयरेंस कैसी होगी, ये सब देखेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखते हैं जो ट्रू सोल्यूशन है, ठीक है, उसमें पार्टिकल का साइज़ क्या होता है, लेस देन 1 नैनोमीटर, मिलीमीटर भी नहीं है, नैनोमीटर, क्योंकि मिक्स होने के बाद तो चीनी का साइज क्या, चीनी दिखती नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टिकल्स अगर प्रेजेंट हैं भी तो बहुत छोटे हैं, ठीक है। इनमें क्या है, लेस देन 1 नैनोमीटर। इसमें क्या होता है, कोलाइडल में थोड़े से पार्टिकल बड़े रह जाते हैं, लेस देन 100 नैनोमीटर। अब इसमें क्या है, थोड़े बड़े पार्टिकल। अब सस्पेंशन ऐसा है जिसमें अच्छे से मिक्स होती नहीं है चीज़ें, ठीक है, वो मिक्स नहीं होती तो उनका साइज मेंटेन रहेगा उतना ही जितना था पहले से। अब मान लो लकड़ी के टुकड़े डाल दिए मैंने पानी में, कितना भी घोलो लकड़ी का टुकड़ा अपना साइज थोड़ी कम करेगा, क्योंकि वो सोल्यूबल नहीं है उसमें, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, मोर देन 100 नैनोमीटर, ठीक है। इसमें सबसे बड़े साइज आएंगे हमारे सोल्यूट के, सोलवेंट के मुकाबले, ठीक है। अब आते हैं अपीयरेंस पे। अपीयरेंस क्या होगा, इसका कैसा होगा, इसका कैसा होगा, इसका कैसा होगा। देखो ट्रू सोल्यूशन के अपीयरेंस की बात करें तो वो बिल्कुल ट्रू रहता है, यानी कि साफ है। साफ को क्या बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, जैसे कि अपीयरेंस को बोल दें क्लियर, ठीक है, क्लियर कह सकते हैं, बिल्कुल साफ है। इसका कैसा होता है, इसका होता है क्लाउडी, और इसका भी होता है क्लाउडी, क्योंकि इसमें पानी हमें उतना साफ नहीं दिख रहा होता, ठीक है। सेपरेशन की बात करें, क्या इसको सेपरेट किया जा सकता है, इसको फिजिकली पूछ रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इसमें आएगा हमारे पास कि हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते, डज नॉट यूज देना, ठीक है, डज नॉट सेपरेट, इसको सेपरेट नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसमें इसको भी नहीं किया जा सकता, डजंट सेपरेट। इसको क्या सेपरेट किया जा सकता है, हाँ इसको किया जा सकता है, सेपरेट किया जा सकता है, और कभी कभी ये खुद ही सेटल भी हो जाता है नीचे, ठीक है, वो डिपेंड करता है कंडीशन पे। तो अब सस्पेंशन का क्या, देखो एक तो साइज उनका बड़ा है, साइज बड़ा होगा तभी तो हम इजी से, सीधी सी एक बात बताऊँ तुम्हें कि मान लो कि मैंने क्या किया, चावल में, ठीक है, चावल में नमक वाला पानी डाल दिया, ठीक है, चावल होते हैं राइस, ठीक है, उनमें नमक वाला पानी डाला। अब मैंने बोला कि इसमें से नमक अलग करके दिखाओ, कर सकते हो, बहुत मुश्किल है क्योंकि नमक तो मिक्स हो चुका है। और मैं बोलूँ कि उस पानी में से चावल अलग करके दिखाओ, तुम कर दोगे, क्योंकि उनका साइज बड़ा है, साइज बड़ा है इसलिए सेपरेट किया जा सकता है, साइज कम होता है तो सेपरेट नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब बात करते हैं फिल्टेबिलिटी की, यानी कि अगर फिल्टर पेपर होता है, केमिस्ट्री में एक फिल्टर पेपर होता है, उससे अगर इनको पास करें तो क्या ये पास हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है कि पास इजीली, कि ये तो हो जाएगा, इजीली पास हो जाएगा, क्योंकि देखो अगर मॉलिक्यूल का साइज इतना छोटा है, ठीक है, तो क्या होगा, उसमें इतना अच्छे से मिक्स है कि फिल्टर पेपर के साथ साथ वो जो वाटर उसमें नीचे जा रहा है तो उसके साथ साथ इतने अच्छे से मिक्स है कि वो भी उसके साथ साथ नीचे चले जाएंगे, ठीक है। इसमें क्या ये पास इजीली है, इसमें पास पार्शियली, पार्शियली डबल टी आएगा, हाँ ठीक है, इसमें आसानी से नहीं होता मुझे, पास पार्शियली, और इसमें डज नॉट या फिर डजंट पास, इसमें वो पास नहीं होता फिल्टर पेपर से, क्योंकि अब इतनी बड़ी चीज़ें हैं, जैसे मान लो घुला हुआ पानी तो फिल्टर पेपर से या फिर छन्नी से मान लो जा रहा है नीचे, पर चाय पत्ती, जैसे फॉर एग्जांपल चाय है, ठीक है, चाय में चाय पत्ती भी डाली जाती है, चीनी भी डाली जाती है। अब चीनी का क्या, चीनी अच्छे से सोल्यूबल अच्छे से मिक्स होकर गायब हो गई,
तो जब हम ऐसे करके छानते हैं तो चीनी का मीठा आ जाता है हमें, लेकिन चाय पत्ती अटक जाती है ऊपर, क्योंकि साइज बड़ा है ना, इसलिए पास नहीं होती, वो ऊपर ही रहेगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि लाइट की बीम का कुछ इफेक्ट पड़ता है क्या इन पे। देखो लाइट की बीम की बात करें अगर हम, इस पे अगर लाइट की बीम मारेंगे ट्रू सॉल्यूशन पे तो क्या होगा, लाइट की बीम क्या होगा, शो नहीं होगी उस पर। ठीक है, डज नॉट पास, उससे पास नहीं होके जाएगी। देखो सीधी सी एक मैं तुम्हें थोड़ी सी बात बताऊंगा इसके बाद, मैं पहले लिख ही देता हूँ। ठीक है, ये डज नॉट पास होती है, ये पास हो जाती है, और ये भी पास नहीं होती, डज नॉट पास। अब इनका एग्जाम्पल ज़रा समझना ठीक से। ठीक है, अब तुम बोलोगे कि देखो इतना ट्रू सॉल्यूशन है, बिल्कुल साफ साफ पानी दिख रहा है, तो क्या लाइट पास नहीं हो सकती उससे। अब देखो मैं तुम्हें एक साफ सीधी सी बात बताऊँ, जो लाइट है ना, लाइट का थोड़ा फंडा अलग है कि उसमें क्या होता है कि मान लो हमें लाइट को देखने के लिए, जैसे तुम्हें मैं दिख रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे देखने के लिए मेरा होना जरूरी है लाइट के सामने, तभी तो मैं दिखूंगा, क्योंकि लाइट तभी हमें दिखती है जब उसके बीच में कुछ आता है। ठीक है, अगर कुछ आएगा तो वो अच्छे से दिखेगा हमें चीज़। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्पेस है, स्पेस में क्या है, ये हमारा सन है, सन के अराउंड यहाँ पे कई सारे प्लैनेट है, वो प्लैनेट ही क्यों दिखते हैं, जो जैसे सन है, सन के बीच में अर्थ है, अर्थ के बीच का जो स्पेस है वो काला ही क्यों दिखता है, क्योंकि बीच में कुछ आ नहीं रहा है। अब कुछ आएगा नहीं तो दिखेगा नहीं। तो इसमें क्या सीन है कि इसे इतने अच्छे से मिक्स हैं पार्टिकल्स की, क्या इतने सही मिक्स पार्टिकल हैं कि वो लाइट पास होती, क्योंकि पास तो हो रही है पर दिख नहीं रही है, क्योंकि वहाँ पे स्कैटर नहीं हो रही है, पास हो रही है क्योंकि यहाँ पे स्कैटर होता है। स्कैटर का मतलब है कि इसके बीच में देखो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, तो पार्टिकल्स तो टकराएंगे तो लाइट का जो पाथ है जाने वाला वो दिखेगा आर पार हमें। ठीक है, अभी टिंडल इफेक्ट आएगा, उससे थोड़ा और क्लियर होगा तुम्हें। देखो इसमें कोई इतना साफ है कि कुछ टकराने के लिए कोई चीज़ ही नहीं है, तो लाइट सीधी पास हो गई, दिखी नहीं, मतलब पास हो गई पर उसका पाथ हमें जाता हुआ दिखा नहीं कि लाइट यहाँ से जा रही, दिखी नहीं हमें। ठीक है, और इसमें देखें, इसमें हमें रास्ता दिखा, क्यों दिखा, क्योंकि इसमें पार्टिकल छोटे 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 हैं, तो पार्टिकल पे जब टकराएगी चीज़ तो फिर वो पार्टिकल हमें दिखेंगे। पार्टिकल अगर सारे हमें दिख गए तो हमें लाइट का एक पाथ भी दिखेगा जाते हुए। ठीक है, तो क्या कि इफेक्ट ऑफ बीम ऑफ लाइट में इसमें लाइट हमें दिख जाती है, ठीक है, पास होते हुए, इसमें नहीं दिख रही। अब तुम बोलोगे कि इसमें भी तो पार्टिकल्स हैं, पर इसमें क्या, इसमें इतने बड़े पार्टिकल्स हैं जो अच्छे से मिक्स ही नहीं रखे हैं, उसमें वो पार्टिकल्स ही दिख जाएंगे हमें। मतलब क्या सीन है, ध्यान से समझना, इसमें वो पार्टिकल्स ही हमें नजर आ जाएंगे। लाइट क्या दिखेगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि चूरा उड़ा दूं मैं, पाउडर उड़ा दूं, ठीक है, जैसे पाउडर मैंने उड़ा दिया हवा में, ऐसे करके लाइट मारेंगे ना, तो क्या होगा, लाइट का रास्ता हमें दिखेगा, क्योंकि पार्टिकल छोटे 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 पार्टिकल्स हैं, तो वो लाइट का रास्ता हमें दिख रहा है। मैं लकड़ी फेंक दूँ तो सिर्फ लकड़ी ही दिखेगी, क्योंकि वो इतनी बड़ी लकड़ी है, वो पूरे रास्ता नहीं बनाने के लिए। देखो जहाँ पे लाइट इतने एरिया में जा रही है, यहाँ पे लकड़ी फेंकी है ना, तो वो लकड़ी ही दिखेगी, और पाउडर फेंका हो तो पूरा रास्ता दिखेगा, क्योंकि पाउडर तो हर जगह विद्यमान है, मतलब हर जगह है। ठीक है, तो ऐसा सीन है, इसलिए यहाँ पे नहीं दिखते। अब इनके एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल का क्या है, जैसे कि सोल्ट एंड वाटर, सोल्ट और वाटर का एग्जाम्पल है कि, ठीक है। दूसरा क्या है, इसकी बात करें कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होता है, मेयोनीज को अगर मैं पानी में घोल दूँ, ठीक है, मेयोनीज तो तुम्हें खाए हो गए, मेयोनीज मेयोनीज इन वाटर, या फिर सिर्फ मेयोनीज समझ लो, क्योंकि सॉल्यूशन है तो पानी तो घोल ही रहे हैं। ठीक है, इसकी बात करें अगर तो सैंड एंड वाटर, क्योंकि ये मिक्स नहीं होते, अब मिक्स नहीं होते तो सेपरेट इजीली हो जाते हैं। ठीक है, इसमें देखो मैंने तुम्हें क्या क्लियर कराया, कई सारी चीज़ें कि होमोजेनस मिक्सचर, हेटेरोजेनस मिक्सचर क्या है, ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन क्या है, उनकी सारी प्रॉपर्टी मैंने तुम्हें क्लियर करा दी। ठीक है, अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक्स पे। देखो इसमें मैंने काफ़ी कुछ लिख दिया, ठीक है, उनको ही देखते हैं क्या क्या है। ठीक है, देखो सबसे पहले तो क्या है, इसमें टिंडल इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। देखो टिंडल इफेक्ट क्या होता है, जब हमारी जो लाइट है ना वो स्कैटर कर जाती है, तभी हमें लाइट का पाथ हमें विजिबल होता है। ठीक है, देखो इसमें क्या है, द फिनोमिना ऑफ scattering of light, the phenomena of scattering of light through solution और रीजन, मतलब रीजन क्या, मतलब कंडीशन क्या होनी चाहिए, कंडीशन होनी चाहिए हमारी कि वो जो सोल्यूशन है या तो वो कोलाइडल हो या तो वो सस्पेंशन हो, क्योंकि ट्रू सोल्यूशन से तो पास हो जाता है, हमें पता ही है, क्योंकि लाइट का पाथ तो विजिबल होती नहीं है। फॉर विजिबिलिटी ऑफ इट्स पाथ, यानी कि उसके रास्ते को दिखने के लिए विजिबिलिटी चाहिए, तो उसके लिए हमें इन सॉल्यूशन से पास कराना पड़ेगा कोलॉइडल सस्पेंशन, क्योंकि ट्रू सॉल्यूशन तो दिखेगा नहीं। अब मैं तुम्हें डायग्राम बना के समझाता हूँ। देखो सबसे पहले एग्जांपल के लिए कि एक टॉर्च है, ये मान लो एक टॉर्च है, ठीक है, यहाँ पे दो बीकर रखे हुए हैं, ये दूसरा बीकर है, ठीक है, ये ट्रू सॉल्यूशन का है और ये कोलॉइडल सॉल्यूशन का है, एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, यहाँ से मैंने लाइट की बीम पास करी,
और यहाँ से वो आगे भी गई और यहाँ पे भी चली गई आगे, क्योंकि पानी तो है ही, पार तो चली जाएगी हमसे, ठीक है। अब देखो यहाँ से पास करी ना, तो ये इतना ट्रू सॉल्यूशन है कि इसके अंदर कोई पार्टिकल ही नहीं है, पार्टिकल नहीं है तो लाइट कहीं टच नहीं होगी, टच नहीं होगी तो लाइट अंदर से आर पार जाते हुए नहीं दिखेगी, रास्ता नहीं दिखेगा, यहाँ से दिखेगी सीधा, आगे से दिखेगी, ठीक है। अब ये क्या है, इसमें बहुत सारे पार्टिकल हैं, तो इसमें क्या है, पूरा पाथ दिखेगा हमें, ऐसे कोई डॉट डॉट नहीं दिखते हैं, पर मतलब पूरा रास्ता हमें दिखेगा, मतलब पार्टिकल छोटे छोटे हैं, तो मैंने डॉट डॉट बड़े बना दिए, ठीक है। तो ट्रू सॉल्यूशन को टिंडल इफेक्ट का क्या मतलब है कि द फिनोमेना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, कि जब वो लाइट स्कैटर कर जाती है छोटे छोटे पार्टिकल से, अगर हम इस सॉल्यूशन से पास कराएं और इससे होता क्या है, उसकी विजिबिलिटी हमें दिखती है बीच में, ठीक है। ये उसका टिंडल इफेक्ट है, ठीक है, टिंडल इफेक्ट इसको भी कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं कंपोनेंट्स की, अगर सॉल्यूशन है तो उसके कंपोनेंट्स को क्या बोला जाए। कोलाइडल सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मतलब ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है, प्योर सॉल्यूशन। कोलाइडल में क्या बोला था, सस्पेंशन में क्या बोला था। देखो सॉल्यूशन में हम जो कम अमाउंट में होता है उसको बोलते हैं सोल्यूट, ये तो तुमने पता ही, ठीक है। जो ज़्यादा अमाउंट में होता है उसको बोलते हैं सोलवेंट। ऐसा ही इनमें भी होता है, इनके अलग अलग नाम है, ठीक है। कोलाइडल सॉल्यूशन की बात करें तो इनमें बोला जाता है डिस्पर्जन, डिस्पर्जन फेस, और ये डिस्पर्स्ड, डिस्पर्स्ड मीडियम। जो कम अमाउंट में है वही उसका सोलवेंट है एक तरीके से। कोलाइडल में उसको सोल्यूट नहीं बोलेंगे, डिस्पर्जन फेज बोलेंगे, और जिसमें मिलाया जा रहा है उसको डिस्पर्स्ड मीडियम बोलेंगे, ठीक है। ऐसे ही सस्पेंशन में इसको बोलते हैं हम लोग सस्पेंडेड पार्टिकल्स, जो कम अमाउंट में है, और जो ज़्यादा अमाउंट में जिसमें मिक्स किया जाता है उसको बोलते हैं सस्पेंडेड मीडियम, मीडियम, ठीक है। ये इसके हिसाब से नाम होते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि अब मैं बोलूँ कि सस्पेंशन के जो कम अमाउंट में उसको क्या बोलेंगे, तुम बोलोगे भाई सोल्यूट, सोल्यूट सब में नहीं चलता, सबका अलग अलग है अपना, ठीक है। अब हम आते आगे कि सोल्युबिलिटी क्या है। देखो सोल्युबिलिटी में है क्या, तुम बोलोगे सोल्युबिलिटी क्या है, किसी चीज़ को किसी मिक्स कर देना, वो सोल्युबिलिटी नहीं। सोल्युबिलिटी असल में है क्या कि किसी चीज़ में किसी को किस हद तक मिक्स किया जा सकता है, उसी को सोल्युबिलिटी कहते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पानी में 1 चम्मच चीनी घोल दी, डेफिनेशन लिख देते हैं पहले, ठीक है। द लिमिट of solute can be mixed in solvent। ये है असल इसकी डेफिनेशन, ठीक है। यानी कि देखो 1 चम्मच चीनी डाली मैंने पानी में, ठीक है, मिक्स हो गई, पता चल गया, ठीक है। लेकिन क्या और डाला जा सकता है उसमें, चीनी आराम से डाली जा सकती है। उसको अच्छे से मिक्स करो, कितना, एक टाइम ऐसा आएगा कि भाई चीनी अब इतनी डाल दी कि वो बिल्कुल जेली बन गई है, जेली बन गई है, अब मिक्स नहीं हो रही। अब चीनी कितना भी कर रहे हैं हम लोग, मिक्स नहीं हो रही, तो वो है उसकी सोल्युबिलिटी, उसकी लिमिट। ऐसा नहीं कि सोल्युबिलिटी का मतलब है किसी में कोई मिक्स हो गया तो उसको सोल्युबिलिटी कहते हैं। सोल्युबिलिटी का मतलब है वो लिमिट, इसके बाद नहीं हो रहा उससे, ठीक है। अब इतना पानी था, जितनी चीनी डाल दी हमने कि अब चाशनी बन गई, चाशनी से भी ज़्यादा हो गया भाई, अब नहीं मिक्स हो रहा, ठीक है। तो वो है सोल्युबिलिटी। और सोल्युबिलिटी को एक्सटेंड किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, एक पॉइंट है छोटा सा, कैन बी एक्सटेंड बाय हीटिंग। यानी कि अगर गर्म कर दिया जाए ना उसी सॉल्यूशन को, तो थोड़ी और चीनी भी चल सकती है। जैसे कि चाशनी वाला पानी है जिसमें काफ़ी थिक लिक्विड है, ठीक है, बहुत अच्छे से लिक्विड बना हुआ है, इसमें सोल्युबिलिटी पूरी रीच लिमिट पे आ गई है, अब नहीं हो रहा इससे, तो उसको थोड़ा गर्म करेंगे तो 1 आध चम्मच और भी डल सकता है। यानी कि थोड़ा बहुत हम बढ़ा सकते हैं उसको, किससे, हीट करके थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड पे। इसका क्या मतलब है, सेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। सेचुरेटेड का मतलब है, सेचुरेटेड का मतलब है रीच द लिमिट, यानी कि ये अपनी सोल्युबिलिटी की लिमिट पे पहुंच चुका है, उसको सेचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। और अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन का क्या मतलब है कि अभी भी पोटेंशियल है उसमें, ठीक है, कि अभी भी और उसमें घोला जा सकता है, तो स्टिल पोटेंशियल, अभी भी इतना है भाई कि वो 10-15 चम्मच और घोल लेगी अपने अंदर, ठीक है। तो अनसेचुरेटेड का मतलब अभी पोटेंशियल है, सेचुरेटेड का मतलब अब मैक्सिमम पे आ गई, ठीक है। अब अगला देखो, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्या बोला है कि रिलेशन बताना है सोल्यूट का मास और वॉल्यूम से। देखो मास का तुम्हें पता है, केमिस्ट्री इतनी तो तुम्हें पढ़ी होगी, नहीं भी पढ़ी तो मैं बताता हूँ। देखो मास का क्या हिसाब है कि मास सबका पर्टिकुलर होता है, फिक्स है, यानी कि मास को एक तरीके से वजन कह सकते हैं, वेट अलग होती है चीज़, अभी हम फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा, ठीक है। मास का ये हिसाब है कि मास उस चीज़ का वजन, जैसे कि इसका जो वजन है मास है, अगर ग्रेविटी हटा दें तो, ग्रेविटी हटा दें थोड़ा बढ़ जाता है, लेकिन ग्रेविटी हटा दें, नहीं भी हटाएं तो मास फिक्स है, ठीक है। तो मास सोल्यूट का क्या डिपेंड करता है इसके साथ,
आपस में ये दोनों कैसे डिपेंड करते हैं, और वॉल्यूम के साथ सोल्यूट कैसे डिपेंड करता है। वॉल्यूम क्या होता है कि किसी चीज़ में कितने पानी आ सकता है, तो उसको उसका वॉल्यूम कहा जाता है। जैसे कि एक बोतल है 1 लीटर पानी है, तो उसका वॉल्यूम 1 लीटर है। वैसे तो मीटर में भी होता है, लीटर में भी होता है, तो 1 लीटर उसका वॉल्यूम, किसी चीज़ में कितनी चीज़ आ सकती है, ठीक है, तो वो वॉल्यूम है। अब इसके साथ इसका कैसा रिलेशन है, ठीक है, मैं तुम्हें सीधी सी बात बताऊँ, तो जो मास है, देखो मास जो है, मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये 5 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, 2 नंबर में भी आ सकता है, इसको जरा समझ लें, ठीक है। ये मैं एक लाइन लिख रहा हूँ। अब मैं वॉल्यूम की बात करता हूँ। वॉल्यूम रिमेन सेम व्हेन नहीं, बिकॉज, रीजन देंगे ना, बिकॉज particles of solute adjust at free spaces of solvent। अब देखो तुम्हें समझ में नहीं आया मुझे पता है, लेकिन अब इसको समझना जरूरी है। तो मास जो है वो चेंज हो जाता है, मास चेंज, ठीक है। अब इसको जरा समझ लेते हैं कि ये मैंने क्या लिखा है इतना सब कुछ। इसमें बताया कि भाई अगर हम लोग, एक थ्योरी है, थ्योरी का मतलब रियल थ्योरी है, कि सोल्यूट है ना, जैसे कि एक बोतल में चीनी डाली, चीनी क्या नमक डाल दो, तो चीनी भी कई सारी डाली, पर फिर भी चलो चीनी डाल दी, ठीक है। तो अब ना ये बोतल में इतना पानी था, ठीक है, तो इसका हमने वेट किया कि भाई इसमें कुछ 50 का लीटर पानी है, और मैंने इसमें कुछ ग्राम चीनी डाल दी, ठीक है। अब वो उसमें डाल दी मैंने यहाँ पे, तो उसका मास जो है, वजन तो बढ़ गया, क्योंकि चीनी का भी आ गया ना ऊपर से, ठीक है, तो चीनी का भी, अब चीनी अपना वजन लेके आएगी, ठीक है, तो पानी भी अपना वजन, तो उसका वजन तो बढ़ गया। पर जो इतनी बोतल में आ रहा था ना, वो मैंने उसमें बहुत अच्छे से घोला, तो वो इतना ही है, उसका वॉल्यूम नहीं बढ़ पाया, वजन तो बढ़ गया, पर ये जो बोतल की, जैसे कि बोतल की हाइट थी इतनी, यहाँ पे मैं बनाता हूँ बोतल, ठीक है, जैसे मान लो कि एक बोतल है, एग्जाम्पल के लिए, इसमें इतना पानी था, चीनी डालने के बाद ये 10 ग्राम पानी था, ये 15 ग्राम हो गया, मास बढ़ गया, लेकिन जो वॉल्यूम था ना वो इतना ही है, वॉल्यूम अभी भी स्टेबल है जितना पुराना था, वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम जो चेंज होने के बाद। तो रीजन क्या है, रीजन ये है कि देखो मास तो ऐसा है भाई, नाइदर बी चेंज नॉट बी क्रिएटेड, मतलब नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, कि जितना है वो बदलने जाएगा, कि अगर अभी बिना मार्कर के मेरा मास कम है, मार्कर के साथ मेरा मास बढ़ेगा, वो बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि मास तो चेंज नहीं होता। तो वॉल्यूम क्यों हमेशा सेम रहता है, देखो मास का तो फिक्स है, 10 ग्राम में 5 ग्राम चीनी डाली तो वो तो 15 ग्राम हो नहीं था, फिक्स है, मास तो, वजन तो बढ़ गया। वॉल्यूम पहले जैसे ही ना, ये थोड़ी सी इतना सा ऊपर भी नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि देखो वॉल्यूम रिमेन सेम, वॉल्यूम सेम रहता है, क्योंकि देखो बिकॉज द पार्टिकल ऑफ सोल्यूट, जो भी हम सोल्यूट डाल रहे हैं उसके पार्टिकल्स एडजस्ट द फ्री स्पेसिस ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि जैसे ये पानी के पार्टिकल है, ये H2O है, H2O, इनके बीच में फ्री स्पेसिस भी होते हैं, H2O ऐसे आगे आगे करके, ठीक है। तो जो चीनी है, असल में जो शुगर है या सोल्यूट के पार्टिकल है, पार्टिकल ऑफ सोल्यूट, SP लिख रहा हूँ, वो यहाँ एडजस्ट हो जाते हैं, जो फ्री स्पेसिस है ना वहाँ पे एडजस्ट होते हैं जाके। तो इसका मतलब क्या है कि जो वॉल्यूम बढ़ना था, यानी कि ऐसे ऐसे ऊपर होना था, वो तो होएगा ही नहीं, क्योंकि जो फ्री स्पेसिस थे वहीं पे जाके घुस गए वो। अगर इसके ऊपर चढ़ जाते तो दूसरी मंजिल बनती ना, अब दूसरी मंजिल बनेगी तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। वॉल्यूम क्यों नहीं बढ़ता, क्योंकि वो हमेशा जो फ्री स्पेसिस है वहीं जाके एडजस्ट हो जाते हैं, यहाँ कहीं कहीं पे। तो फिर वॉल्यूम बढ़ाने की जरूरत, देखो सीधा सा एग्जांपल मैं तुम्हें दूं, जैसे कि मान लो एक कमरे में 2 लोग रहते हैं, ठीक है, ऐसे कई सारे कमरे हैं, ठीक है। अब 100 लोग और आ गए, उन्होंने बोला 100 कमरे हैं, ठीक है, हर कमरे में 2-2 लोग रहते हैं, 100 लोग आ गए नए किराएदार। अब उसको किराएदार का ऐसा सीन है कि मकान मालिक 2 काम कर सकता है, या तो उनको बोले कि तुम एक एक रख लो, हर कमरे में 3 हो जाओ, ठीक है, या तो फिर नई बिल्डिंग बनानी पड़ेगी, नई बिल्डिंग बनानी पड़ेगी तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा बिल्डिंग का। तो इसमें क्या होता है, वो बिल्डिंग नहीं बनाते हैं, वो एडजस्ट हो जाते हैं जाके कहीं ना कहीं, ठीक है, फ्री स्पेसिस में, इसलिए वॉल्यूम सेम रहता है, मास तो बढ़ेगा ही, मास तो फिक्स है, वो तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि वो हमेशा बढ़ता है अगर हम ऐड करते हैं किसी चीज़ को, ठीक है। तो ये भी हमारा क्लियर हो गया। अब इसमें बस 2 छोटे-छोटे टॉपिक रह गए, उनको जरा क्लियर करते हैं। न्यूमेरिकल का हिस्सा एक तो फॉर्मूले 2-3, और तुम्हें बताऊंगा कि इसमें ये मिक्स करते हैं तो क्या बनता है, वगैरह वगैरह कई सारी चीज़ें, ठीक है। अब बढ़ते हैं, हम देखते हैं, बस ये छोटा सा टॉपिक है, इसके बाद एक और है, ठीक है। इसमें क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन क्या होता है, मास और वॉल्यूम का परसेंट का फॉर्मूला मैंने तुम्हारे सामने लिखा, फिर भी समझा देता हूँ थोड़ा। देखो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन का मतलब है एक्चुअल में, अगर साफ साफ शब्दों में कहा जाए तो थिकनेस। थिकनेस का मतलब है कि
सॉल्यूशन जो है हमारा गाढ़ा होना चाहिए। गाढ़ा यानी कि कब होगा, देखो जैसे फॉर एग्जांपल पानी ज़्यादा है, चीनी कम है, ठीक है, तो चीनी डाल दी, मैंने चीनी का ही चल रहा था, उसको चल नहीं देते, देखो चीनी डाल दी उसमें, ठीक है, मिला दिया, अभी तो गाढ़ा नहीं है, यानी कि कंसनट्रेशन कम है। कंसनट्रेशन कब बढ़ेगी, जब मैं और चीनी डालूंगा, यानी कि सोल्यूट की मात्रा बढ़ाता जाऊंगा, चीनी बढ़ाते जाएंगे, कंसनट्रेशन बढ़ता जाएगा अपने आप ही। यानी कि जो कंसंट्रेशन है वो बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शन है सोल्यूट के। डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब है कि एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, ठीक है। तो कंसंट्रेशन कब बढ़ती है, जब सोल्यूट डाला जाता है ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में, तो और गाढ़ा होएगा, सीधी सी बात है। और कंसंट्रेशन कब कम होती है, जब सोलवेंट डाला जाता है, इसलिए मैंने इसको नीचे लिखा है, वैसे लिखा ही जाता है, ज्यादा समझने की बात नहीं है। तो कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोल्यूट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि ये कंसंट्रेशन तब बढ़ती है, जब थिकनेस तब बढ़ती है, जब उसमें और चीनी डालते रहेंगे, हम भरते रहेंगे, ठीक है। और कंसंट्रेशन कब कम होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है ऊपर नीचे लिखते हैं। ऊपर नीचे कब लिखते हैं, क्योंकि अगर मैं पानी ज़्यादा डाल दूँ, ठीक है, पानी ज़्यादा डालूंगा तो जो थिकनेस है, जो उसकी गाढ़ापन है, वो कम हो जाएगा, पता ही है, ठीक है। तो ये है असल में कंसंट्रेशन का मेन सीन, की कंसंट्रेशन को देख के कंफ्यूज नहीं होना होता कि कंसंट्रेशन है क्या। कंसंट्रेशन बेसिकली क्या है, थिकनेस है, वो डिपेंड करती है, जितना ज़्यादा सोल्यूट हम डालेंगे उतनी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, जितना ज़्यादा हम सोलवेंट डालेंगे उतनी कम हो जाएगी, ठीक है। अब देखो मास, मान लो 2 मास दे रखे हैं हमें, सोल्यूशन है, सोल्यूट और सोलवेंट का है, सोल्यूट और सोलवेंट का मास रखा है, हमें उसका मास परसेंट निकालना है। तो क्या करेंगे, मास ऑफ सोल्यूट, एक का मास दे दिया, उसको लिख दिया मास ऑफ सोल्यूशन, नीचे टोटल, ठीक है, इनटू 100, इसका परसेंट आ जाएगा। नॉर्मल किसी भी क्वेश्चन करेंगे आराम से आ जाएगा। एक आधा एग्जाम्पल दूंगा तुम्हें, देखो जैसे मान लो कि मास ऑफ सोल्यूट दे रखा है, मास ऑफ सोल्यूट हमें दे रखा है 2 ग्राम, मास ऑफ सोल्यूशन हमें दे रखा है, मास का मतलब वेट होता है, ठीक है, 10 ग्राम। अब हमें बताना है कि भाई कितना परसेंट है इसमें सोल्यूट का, तो कितना परसेंट है, वैसे तो देखने पता चल रहा है कि इसमें 20% है, पर निकाल लेते हैं। तो 2/10, देखो मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 100, तो ये इससे कट गया, और ये हो जाएगा 10 दूनी 20, तो 20% है। वो तो मेरे को पता ही था, वैसे भी 20 ही आएगा, बट सिंपल क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि मास और वॉल्यूम का परसेंट निकालना है। तो मास दिया होगा, जैसे सेम ऐसे लिखा क्वेश्चन में, पूरा साफ साफ लिखा होगा कि ये दिया होगा, ठीक है। तो मास ऑफ सोल्यूशन दिया होगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दिया होगा, तो उसका परसेंट कैसे निकालेंगे, मास ऊपर वॉल्यूम नीचे इंटू 100%, सेम आ जाएगा फिर से, ठीक है। तो ये एक छोटा सा और टॉपिक है जो अभी क्लियर हो गया। अब बस एक छोटा सा और टॉपिक रहेगा जो तुम्हें समझाना है, उसके बाद चैप्टर खत्म। तो हम देखते हैं अब इसका लास्ट टॉपिक, चैप्टर खत्म हो जाएगा इसके बाद। देखो सबसे पहले कौन सी चीज़ इसमें मिलती है, उसको क्या बोलते हैं, और उसके एग्जाम्पल बहुत सिंपल से हैं, सारे लिखे हुए हैं, बस तुम्हें समझाने का काम है। अगर लिक्विड में गैस जोड़ दी जाए, अब देखो लिक्विड गैस कैसे, ये डिस्पर्जन मीडियन है, यानी कि ये ज़्यादा क्वांटिटी में है, ये कम क्वांटिटी में, हमें पता है ये फेज कम होता है, मीडियन कम। सो कोलाइडल की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो कोलाइड में डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियन, ये पहले ही बता दें कि इनको इसी नाम से पुकारा जाता है, यानी कि इनको सोल्यूट नहीं बोला जाएगा, इनको सोलवेंट नहीं बोला जाएगा, ठीक है। ये हमारा डिस्पर्स फेज है और ये डिस्पर्जन मीडियम। अब देखो जब भी लिक्विड कम और गैस ज़्यादा हो, मिक्स कर दें, तो उसको बोला जाता है एरोसोल, ठीक है। तब क्या बनता है एरोसोल, और उसके एग्जाम्पल क्या है, देखो फोग है या मिस्ट है या फिर ये क्लाउड है वगैरह वगैरह, इसमें क्या है, इनमें गैस बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती है और लिक्विड बहुत कम अमाउंट में। देखो क्लाउड के अंदर पानी है पर ज़्यादा गैस है, क्यों, क्योंकि तभी तो हवा में फ्लोट कर रहा है, पानी थोड़ी हवा में उड़ता है, गैस हवा में उड़ती है, इतनी ज़्यादा गैस है कि उस पानी को भी उठा रखा है हवा में, इसलिए ये ज़्यादा अमाउंट में, ये कम अमाउंट में, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए तुम्हारे पास सामने रखे हुए हैं, धुंध हो गई या फिर मिस्ट हो गई, जैसे कि कोहरा पड़ना, उसमें हल्का हल्के पानी की बूंदें होती हैं, पर पानी उड़ता कैसे है, जब उसके पास गैस होती है, ठीक है, इसलिए वो उसका एग्जाम्पल है। अच्छा सॉलिड, सॉलिड प्लस गैस, यानी कि गैस ज़्यादा हो और सॉलिड कम हो तो भी एरोसोल बनता है। उसमें क्या होता है, जैसे कि स्मोक हो गया, एग्जॉस्ट हो गया, ये सब होता है, ठीक है। अब जो स्मोक है, धुआं है, ठीक है, या फिर एग्जॉस्ट है, उसमें वो सॉलिड है, वो लिक्विड चीज़ें नहीं, लिक्विड तो बस देखो क्लाउड हो गया, फोग होता है, इसमें लिक्विड लिक्विड भरा होता है, पानी टाइप का है। लेकिन जो स्मोक है उसमें सॉलिड चीज़ें हैं, स्मोक में, धुएं में सॉलिड पार्टिकल्स हैं, कार्बन के वगैरह वगैरह, ठीक है। तो वो हो गया, एग्जॉस्ट हो गया, ऑटोमोबाइल से वजह धुआं निकलता है सबका, ठीक है, मेन धुआं ही है। तो उसमें सॉलिड है, कम अमाउंट में, हवा में उड़ रहा है, इतनी ज़्यादा गैस है कि हवा में उड़ रहा है, पर सॉलिड होता है उसके अंदर, ठीक है। अच्छा लिक्विड है, लिक्विड ज़्यादा अमाउंट में और गैस कम अमाउंट में, तो फोम बनता है, ठीक है। फोम यानी शेविंग क्रीम होती है ना हमारी, तो उसमें क्या होता है, लिक्विड ज़्यादा अमाउंट में और गैस कम अमाउंट में, तभी देखो उसमें क्या होता है, गैस की तरह तो होता है पर एक जगह सेटल रहता है, अगर ज़्यादा हवा होगी तो उड़ जाएगा, लेकिन शेविंग क्रीम तो मुंह पे रहती है ना, उसमें लिक्विड ज़्यादा अमाउंट में पर गैस भी है, तब थोड़े थोड़े बुलबुले वगैरह बनते रहते हैं उसमें, ठीक है। अब देखो लिक्विड और लिक्विड दोनों बराबर अमाउंट में हो तो बनता है इमल्शन, जैसे हमारा पेंट होता है, पेंट हो गया, पेंट वैसे मैंने लिखा नहीं है इसमें, पेंट भी वही होता है, लिक्विड में लिक्विड मिक्स करने पे पेंट बनता है, इमल्शन कहते हैं उसको। इमल्शन का एक चैप्टर आएगा तुम्हारा आगे केमिस्ट्री में जाके 12th क्लास में, ठीक है, उसमें पढ़ लेना, 5th चैप्टर है, हाँ ठीक है। तो लिक्विड लिक्विड दोनों ही एक कम अमाउंट में भी ज़्यादा अमाउंट में इमल्शन बनता है। इमल्शन जैसे कि मिल्क हो गया, मिल्क में मिल्क है,
वाटर है, दोनों ही लिक्विड है, ठीक है। मिक्स होने का उसको इमल्शन बोलते हैं, बेसिकली मिल्क को इमल्शन कहा जाता है। फेस क्रीम हो गया, वो इमल्शन है सारे, ठीक है। अच्छा, लिक्विड ज़्यादा अमाउंट में और सॉलिड कम अमाउंट में, लिक्विड ज़्यादा अमाउंट में, सॉलिड कम अमाउंट में, इसमें क्या बनेगा, एक नॉर्मल सोल्यूशन बनेगा, जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया, फिर मड हो गया। देखो मड से तुम्हें ज़्यादा समझ में आएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया तुमने पढ़ा नहीं है अभी। मड की बात करें तो मड में क्या है, लिक्विड है, ठीक है, और सॉलिड भी है, पर लिक्विड ज़्यादा अमाउंट में। कीचड़ में क्या होता है, कीचड़ में पानी ज़्यादा है, ठीक है, और सॉलिड है, चीज़ें हैं, कीचड़ है तो भाई सॉलिड तो होंगी चीज़ें, डस्ट पार्टिकल वगैरह हैं, लेकिन ज़्यादा अमाउंट में लिक्विड है तो उससे कीचड़ बन जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को छोड़ दो, मड पे ध्यान दो, तो उससे समझ में आ जाएगा। अच्छा, गैस और सॉलिड की बात करें, देखो गैस कम अमाउंट में, सॉलिड ज़्यादा अमाउंट में, ठीक है, तो क्या बनता है, फोम बनता है। देखो सॉलिड ज़्यादा अमाउंट में, गैस कम अमाउंट में, इस बार तो फोम कैसा वाला बनेगा, देखो जैसे अब सॉलिड ज़्यादा अमाउंट में है तो कैसा फोम बन रहा है, गद्दा या स्पॉन्ज या रबड़, यानी कि वो मुड़ सकते हैं, उनमें गैप्स हैं पर हवा में नहीं उड़ रहे हैं, क्योंकि सॉलिड ज़्यादा अमाउंट में। इस बार जैसे रबड़ हो गया, या फिर फोम हमारे गद्दे होते हैं, स्पंज हो गया, जैसे कि ये रहा एक प्रॉपर एग्जाम्पल, ये मेरा मिटानल डस्टर, देखो इसके अंदर एयर स्पेसिस हैं, इसके अंदर एयर है, इसके अंदर देखो स्पॉन्ज है, देखो इसके अंदर एयर है, ठीक है। अब एयर है लेकिन सॉलिड है, तभी तो पड़ा रहता है, जहाँ छोड़ दिया वहाँ गिर गया, ठीक है, आराम से गिरा वो अलग बात है, ठीक है। तो अब आते हैं कि सॉलिड ज़्यादा अमाउंट में, लिक्विड कम अमाउंट में, तो क्या बनता है, तो बनता है जेल। देखो सॉलिड ज़्यादा अमाउंट में है और लिक्विड थोड़ा बहुत है, ठीक है। आटे का एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि आटा है, ठीक है, वो पूरा ज़्यादा ही सॉलिड है, हमने उसको गूंद के कर दिया तो वही जेल की तरह हो गया, उसको खींचो इधर उधर करके, अभी तो गूंदा हुआ आटा है, रोटी नहीं बनाई है, ठीक है, तो वो जेल है, ठीक है, जेल की तरह बनता है। और जेल के एग्जाम्पल तुम जेली देख सकते हो, चीज़ हो गया, बटर हो गया, उसमें ज़्यादातर सॉलिड पार्टिकल हैं, ठीक है, लेकिन लिक्विड भी है थोड़ा बहुत। अच्छा, सॉलिड में सॉलिड ही घोल दिया जाए तो कितनी सॉलिड चीज़ बनेगी, देखते हैं, उसको सॉलिड सोल बोलते हैं। जैसे कि कलर्ड जेमस्टोन हो गया, मिल्की ग्लास हो गया, मगर मेन चीज़ क्या है हमारी, मिल्की ग्लास या कलर्ड जेमस्टोन, या जो चमकदार पत्थर होते हैं, उसमें पत्थर में ही पत्थर है, मतलब सॉलिड में ही सॉलिड है कुल मिला के। अब देखो तुम बोलोगे तो 8 के 8 बता दिए कि लिक्विड सॉलिड हो गया, पर यहाँ पे कहीं गैस और गैस नहीं दिया, एक्सेप्शन में बता ही दो तुम्हें, गैस नहीं लिखा है और सामने उसके गैस नहीं लिखा है, कम अमाउंट में ज़्यादा अमाउंट में। अच्छा, होता क्या है कि ये गैस और गैस क्यों नहीं दिया हुआ है, क्योंकि गैस और गैस से कुछ बनता ही नहीं, आज तक ऐसा हुआ ही नहीं कभी, गैस और गैस से गैस ही बन जाती है, क्योंकि हमें पता है, देखो ये हमारा एटमॉस्फेयर है, इसमें नाइट्रोजन ज़्यादा अमाउंट में है, ऑक्सीजन कम अमाउंट में है, क्या उखाड़ लिया, बराबर ही है, कोई दिक्कत नहीं, गैस के साथ गैस हमेशा ही मिक्स है, वो कुछ नया नहीं बना रहे, इसलिए यहाँ पे लिखा नहीं है, गैस और गैस मिलकर गैस ही बनाते हैं, और वो सारी प्रेजेंट है हमारी एटमॉस्फेयर में। मैं लिखना नहीं चाहता, या लिख ही देते हैं, चलो, प्रेजेंट एट एटमॉस्फेयर, और उससे कुछ नया बनता ही नहीं, इसलिए इसमें लिखा नहीं हुआ है, बेकार राइटिंग तो कर ही दी मैंने। तो इसी के साथ तुम्हारा पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब मिलते हैं किसी 9th क्लास के नेक्स्ट साइंस के चैप्टर में, ठीक है, दैट्स इट।